वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पीडियाट्रिक की क्लास लेने वाले हैं। पीडियाट्रिक के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पीडियाट्रिक के भाग को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर ए न्यूबॉर्न इज। एक नॉर्मल रेस्टिंग जो न्यूबॉर्न है उसकी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 75 टू 115 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 85 टू 125 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 110 टू 150 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 140 टू 2200 बीट पर मिनट। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है? बात करें न्यूबॉर्न की, तो न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल 110 टू 116 बीट पर मिनट होती है। 110 से 160 बीट पर मिनट जो न्यूबॉर्न की होती है वो नॉर्मल हार्ट बीट होती है। बात करें इन ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे रिलेटेड है 110 टू 150 बीट पर मिनट। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न की हार्ट बीट होती है नॉर्मल वो 110 टू 116। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है। ऑप्शन ए है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी, ऑप्शन बी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस पीडीए, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ऑप्शन डी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इनमें से कौन सा है जो साइनोटिक डिजीज के अंदर आता है? हम बात करें सीएसडी की, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सीएसडी में जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है उनको दो भाग में क्लासीफाई किया गया है। इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एक बार। एक तो है एसाइनोटिक और एक है साइनोटिक। इसके अलावा एक और डिस्क्राइब क्लासीफाई किया गया है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये तीन पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है सीएसडी को। बात करें एसाइनोटिक की, तो जो एसाइनोटिक में डिजीज आती है वो है वीएसडी, एएसडी और पीडीए। ये तीनों ही डिजीज एसाइनोटिक डिजीज है। इसका मीन्स जो इसमें डिसऑर्डर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इनमें साइनोसिस की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। इसमें नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फ्लो होता है। इसके बाद में हम देखें साइनोटिक। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहना चाहिए था सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वहाँ ऑक्सीजनेटेड ना जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो है TOF टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, एसर-मेंजर सिंड्रोम, ईशर-मेंजर सिंड्रोम। ईशर-मेंजर सिंड्रोम और एक होता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन TAPVC, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। ये होता है। तो ये चारों ही जो होती है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो ऑब्स्ट्रक्टिव में एक आती है कोएरेक्शन ऑफ आर्टा।
तो ये क्लासीफाई हुआ नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है CSD का, वो साइनोटिक में टेट्रालॉजी फेलो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ईस्टर्न वेंजन सिंड्रोम और टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, ये साइनोटिक हुई। एसाइनोटिक की बात करें तो VSD, ASD और PDA। वहीं ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो उसमें एक डिजीज आती है कोएरेक्शन ऑफ आरोटा। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन था और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता है कौन सी साइनोटिक है, कौन सी एसाइनोटिक है। तो यहाँ दो चार क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट कॉमन जो CSD होती है वो कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन CSD तो वो होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके बीच में डिफेक्ट होता है, उसे ही VSD कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन डिजीज यही पाई जाती है CSD में, VSD। उसके बाद बात करें मोस्ट कॉमन CSD इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट। मोस्ट कॉमन CSD इन डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसमें कौन सी CSD होती है? तो वो उसमें होती है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही, चारों ही, चार क्वेश्चन है टोटल। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिजीज। मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज। मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज VSD होती है, क्योंकि VSD सॉरी ये साइनोटिक होती है VSD। साइनोटिक की बात करें तो साइनोटिक में होती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट होती है मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज। इसके बाद में बात करें तो मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक की बात करें तो वो होती है VSD। जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है, मोस्ट कॉमन CSD होती है, वही मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिजीज है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने क्लासिफिकेशन देखा CSD का और ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखिए। तो अब जो अपने क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीज इज साइनोटिक हार्ट डिजीज, इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है? बात करें ऑप्शन ए की VSD जो होती है वो एसाइनोटिक डिजीज होती है, तो ये क्वेश्चन ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पेटेंट डक्टर आर्टरियोसिस PDA, ये भी एसाइनोटिक होता है। ऑप्शन डी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, ये भी एसाइनोटिक होती है। और बात करें टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, तो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। और सब मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज भी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोटी है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ऑफ द कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए क्लेब्सिला, ऑप्शन बी मोनोकोकस, ऑप्शन सी ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो मोस्ट कॉमन कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है रूमेटिक फीवर के लिए, तो वो होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रूमेटिक फीवर कोज करता है। तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कॉजेक्टिव एजेंट होता है रूमेटिक फीवर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डक्टस आर्टियोसस रेफर्स टू। डक्टस आर्टियोसस का मीन्स क्या होता है, इसे आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन है। तो बात करें ऑप्शन ए की कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। ऑप्शन बी है ए स्मॉल होल लोकेटेड इन सेप्टम बिटवीन एट्रिया। ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड आरोटा। ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। तो ये 4 ऑप्शन है। बात करें ऑप्शन ए की कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। जो पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन होता है
उसे डक्टस आर्टियोसस ना बोल के डक्टस विनोसस बोलते हैं। डक्टस विनोसस बोलते हैं पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच के कनेक्शन को। बात करें ए स्मॉल होल लोकेटेड इन सेप्टल बिटवीन आर्ट्रिया, जो एट्रिया के सेप्टम में जो डिफेक्ट होता है उसे डक्टस आर्टियोसस ना बोल के जो फीटस में होता है उसे हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और जो ये CSD की कंडीशन होती है उसमें हम ASD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसके बाद में बात करें ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी, या फिर हम जो फीटस में बोलते हैं वो फोसा ओवेलिस। इसके बाद बात करें कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड आरोटा। पल्मोनरी वेन और आरोटा के बीच के कनेक्शन को डक्टस आर्टियोसस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी राइट होने वाला है यहाँ पे। और ऑप्शन डी की बात करें, कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आरोटा, तो ये फीटस की कंडीशन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कनेक्शन नहीं होता है। कोई एबनॉर्मलिटी के अलावा कोई दूसरा कनेक्शन हो जाए, कोई पिस्टुला बन जाए तो वो बात अलग है। बाकी जो ये तीनों कनेक्शन देखे हमने, एक बार इसका पैथोफिजियोलॉजी और जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे प्लेसेंटा है और ये फीटस की बॉडी है, ये अम्लाइकस है और ये फीटस का हार्ट है। यहाँ से निकलती है अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन लीवर में जाके बाइफरकेट होती है आगे जाके। नीचे से यहाँ जो अपने इंफीरियर वेना के बाद आती है वो उसके बीच में, और जो अम्लाइकल वेन होती है उसके बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसे हम डक्टस विनोसस कहते हैं। आगे जाके उस इंफीरियर आर्टरी राइट एट्रियम में कनेक्ट हो जाती है, और जो एट्रियम होता है उसके बीच में जो ये कनेक्शन होता है उसे फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और नीचे जाके जो पल्मोनरी वेन और आरोटा जो निकलता है, आरोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे डक्टस आर्टियोसस बोला जाता है। तो ये चारों कनेक्शन पाए जाते हैं। और अगर ये डिलीवरी के बाद में भी रहते हैं तो ASD जो एट्रियम के बीच में होता है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, और वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो उसे VSD बोला जाता है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया हमें ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड आयोटा। जो हमने यहाँ पे देखा एक, सॉरी इसके लिए, ए होल लोकेटेड इन द सेप्टम बिटवीन एट्रिया, इसको हम जो फीटस की कंडीशन में होता है इसे फोसा ओवेलिस नहीं बोल के हम फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। इसके बाद में जब भी फीटस की डिलीवरी हो जाती है तो उसका जो रेमिनेंट बचता है उसे हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और जो ये कनेक्शन होता है फीटस यूट्रस के अंदर तो उसे हम फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस होल जो नॉर्मली पाया जाता है फीटस में उसे तो फोरामेन ओवेल बोलते हैं। उसके बाद में वो जो रिपेयर होता है डिलीवरी के बाद में तो उसे फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और अगर डिलीवरी के बाद में भी कंटिन्यू बना रहता है तो उसे हम ASD बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में कौन सी जो इंटरवेंशन है वो इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड हाइड्रेशन, ऑप्शन बी है मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग, ऑप्शन सी है चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर्ड। तो इनमें से जो प्रायोरिटी पर रखने जाने वाला है तो वो कौन सा होने वाला है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन तो मेंटेन रखा जाता है लेकिन प्रायोरिटी आंसर ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर उसमें कोई डाई इंजेक्ट की है लगाई है तो नॉर्मल सी बात है हाइड्रेशन मेंटेन होगा। हाइड्रेशन मेंटेन की वजह से जो भी बचा हुआ डाई है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन बी है मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग।
सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी वाला इंटरवेंशन है वो है मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग। आपको जो साइट है जहाँ से आपने इंसर्ट करवाया है कैथेटर, उस साइट को आपको इंस्पेक्ट करना है, बार बार चेक करना है कि वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या फिर जो डिस्टल वेन है, जो डिस्टल पल्स है वो पाल्पेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इम्पोर्टेंट जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की कार्डिक कैथेटराइजेशन के बाद में, तो वो होती है मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग। इसके अलावा जो चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, तो यहाँ जो जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया देकर कैथेटराइजेशन किया जाता है नॉर्मली। और ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का यहाँ ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन में हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो ऐसा कोई खास रोल नहीं है एंटीबायोटिक का। अगर फिर भी देना होता है तो बाद में हम इसको प्रायोरिटी पर ना रख के बाद में दिया जा सकता है। लेकिन जो प्रायोरिटी पर है वो ब्लीडिंग है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा, इंटरनल हेमरेज होगा, तो कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन है उसमें दिक्कत आएगी और धीरे धीरे बीपी डाउन होगा, साइनोसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हमें इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी पर रखा जाने वाला है वो है मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मिला है हमें ऑप्शन बी, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन साइनोटिक हार्ट डिजीज पॉलीसाइथीमिया इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर। साइनोटिक हार्ट डिजीज में जो पॉलीसाइथीमिया है वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। किसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है टिश्यू ऑक्सीजन नीड, ऑप्शन बी है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी है मोर कैपिलरी रिफिल टाइम, ऑप्शन डी है हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल। तो बात करें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की, हमने पहले भी देखा साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि यह राइट टू लेफ्ट सेंटिंग होती है, ना कि लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट सेंटिंग होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड मिलेगा और ऑक्सीजन में मिलके वहाँ ऑक्सीजन की कमी करेगा। तो जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फ्लो करेगा तो जो टिश्यू है उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाने के बाद कारण वही ब्लड किडनी के पास सप्लाई होगा, किडनी के पास जाएगा, तो वहाँ ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बॉडी में आरबीसी की कमी है, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करने के लिए नहीं ऑक्सीजन तो ला दे सकती, ऑक्सीजन तो क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी वजह ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है ऑक्सीजन की। तो बॉडी को कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, क्योंकि बॉडी को इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि टिश्यू साइनोसिस कंडीशन में जा रहा है, ब्लूइश डिस्कलेशन होने लगता है। तो जैसे ही बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में ऑक्सीजन का आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, और जितना ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो उसी कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो यहाँ पूछा है हमें कि जो पॉलीसाइथीमिया है वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह होने वाली है ऑप्शन ए, टिश्यू ऑक्सीजन नीड। जो टिश्यू की ऑक्सीजन नीड है वो बढ़ रही है, उसके पास में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर करवाने के लिए पॉलीसाइथीमिया एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वर्क करता है। तो बॉडी पॉलीसाइथीमिया कंडीशन क्रिएट कर देती है उससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो सके।
तो आपको याद रखना है कि बॉडी में साइनोसिस की कंडीशन में पॉलीसाइथेमिया क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इसका मैकेनिज्म यही है कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाने के कारण बॉडी कंपनसेट करती है। कंपनसेशन की वजह से पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए, टिश्यू ऑक्सीजन नीड की वजह से पॉलीसाइथेमिया एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट इंक्लूडेड इन टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट। जो टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट है उसमें कौन सी कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है VSD, ए है VSD, ऑप्शन बी है VSD, ऑप्शन ए इज VSD, ऑप्शन बी इज ASD, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ऑप्शन डी पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो बात करें टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट। टेट्रा मीन्स होता है 4। टेट्रालॉजी का मीन्स है 4 डिजीज़ एक साथ मिलकर, 4 डिजीज़ का ग्रुप है, एक साथ 4 एब्नॉर्मलिटी होती है बॉडी में, उसे हम टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट बोलते हैं। हेलोट कोई साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया था। और टेट्रालॉजी में 4 एब्नॉर्मलिटीज़, जो 4 एब्नॉर्मलिटीज़ कौन सी होती है ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट की बात करें तो ये इंक्लूड करता है VSD को, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को, पल्मोनरी स्टेनोसिस को, पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसके अलावा ओवर राइडिंग ऑफ आरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। जो एरोटा होती है वो नॉर्मली लेफ्ट साइड से कनेक्ट होती है, लेकिन इस कंडीशन में वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। तो टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट में ये 4 एब्नॉर्मलिटी है, VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और ओवर राइडिंग ऑफ आरोटा। एक बार हम सबको देखें तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब है जो वेंट्रिकल्स है उसके बीच में एक सेप्टम क्रिएट, जो सेप्टम है उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है, एक एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसे VSD बोलते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब है जो पल्मोनरी वेन निकलती है राइट वेंट्रिकल से, उसमें स्टेनोसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आ जाती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ये कंडीशन, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन है प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से जो ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है हार्ट को राइट साइड के, उसकी वजह से हाइपरट्रोफी कंडीशन हो जाती है। और राइट ओवर राइडिंग ऑफ आरोटा का मीन्स है जो आरोटा नॉर्मली लेफ्ट साइड की तरफ होती है कनेक्ट, वो वहाँ से डिस्प्लेस होकर राइट साइड हो जाए तो उसे ओवर राइडिंग ऑफ आरोटा बोलते हैं। इसके अलावा जो एक और कंडीशन है पेंटालॉजी ऑफ हेलोट। पेंटालॉजी ऑफ हेलोट में कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज आती है। इसमें टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट की 4 डिजीज प्लस ASD इसमें इंक्लूड होती है। ASD टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट में इंक्लूड ना होके पेंटालॉजी ऑफ हेलोट में इंक्लूड होती है। इसके अलावा एक और होता है ट्रायलॉजी ऑफ हेलोट। ट्रायलॉजी ऑफ हेलोट में ASD, पल्मोनरी स्टेनोसिस और एक होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये 3 होती है ट्रायलॉजी ऑफ हेलोट में। और पेंटालॉजी ऑफ हेलोट में टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट प्लस ASD, और टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट में VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और ओवर राइडिंग ऑफ आरोटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो अपने से पूछ रहा था कि टेट्रालॉजी ऑफ हेलोट में कौन सा एब्नॉर्मलिटी इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन बी ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इंक्लूड नहीं होता है
टेट्रालोजियोपेलोट में, ये पेंटालोजियोपेलोट और ट्राइलोजियोपेलोट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से देखना है। फिगर ऑफ 3 साइन अपीयर्स इन विच एबनॉर्मलिटी। जो फिगर ऑफ 3 साइन वो कौन सी एबनॉर्मलिटी में देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा है। इम्पोर्टेंट है ये, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, तो ऑप्शन ए है टेट्रालोजियोपेलोट, ऑप्शन बी है VSD, ऑप्शन सी है कोएक्शन ऑफ आयोटा, ऑप्शन डी है पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो हमने देखा टेट्रालोजियोपेलोट में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आती है। VSD में होता है क्या है कि VSD में वेंट्रिकल्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, उसे VSD बोलते हैं। ऑप्शन सी कोएक्शन ऑफ आयोटा, तो कोएक्शन ऑफ आयोटा की कंडीशन में जो आर्टरी होती है, जो आयोटा होती है, वो कोएरेक्ट हो जाती है। कोएरेक्ट का मीन्स होता है चिपकना। सम पार्ट ऑफ एरोटा कोएरेक्टेड। कोएरेक्टेड का मीन्स होता है चिपकना, जिससे क्या होता है कोज, ऑब्स्ट्रक्शन कोज होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन कोज होता है। तो जब भी अगर हम देखें कि ये ओरोटा है, अगर यहाँ से चिपक गई है मान लो, तो इसके ऊपर ब्लड सप्लाई अच्छी होगी और ब्लड एक्यूमुलेट होगा इसके ऊपर। इसके नीचे का जो पार्ट है बाकी का, उसमें ब्लड सप्लाई पुअर होगी, और जो यहाँ पुअर ब्लड सप्लाई होगी, जो अपनी पल्स होगी, जो रेडियल पल्स होगी वो बाउंडिंग पल्स होगी, उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ रही है तो वहाँ बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। और जो फीमोरल पल्स है, जो डिस्टल नीचे के पार्ट में है, लोअर पार्ट में है, जिसके तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो वीक और 3D पल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमें जो साइन पूछा है फिगर ऑफ 3, तो ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर ये डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ से जो है वो पिचकी हुई है, और नीचे जाके देखिए वापस, तो वापस ये यूं देखने को मिलेगी थोड़ा डायलेस्ट। तो यहाँ फिगर ऑफ 3 साइन देखने को मिलता है प्री साइनोटिक और पोस्ट साइनोटिक डायलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ से भी डायलेट है और यहाँ से भी डायलेट है। तो यहाँ फिगर ऑफ 3, या फिर इसी को हम रिवर्स 3 साइन भी बोल सकते हैं या ई साइन भी बोल सकते हैं। तो ये साइन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ से डायलेट है, फिर यहाँ से पिचक गई और फिर वापस यहाँ से डायलेट हो गई, यही कंडीशन इधर देखने को मिलेगी। तो इसी को हम 3 साइन बोलते हैं, और ये कोएक्शन ऑफ आयोटा में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट साइन है ये। ऑप्शन सी इज राइट, कोएक्शन ऑफ आयोटा में देखने को मिलता है। जो चेक से हम जब करेंगे तो हमें फिगर ऑफ 3 देखने को मिलेगा, और जब बेरियम स्वेलो कराएंगे तो हमें रिवर्स 3 साइन और ये ई साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम 9 क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस रूमेटिक फीवर एज पर जोन्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट। इनमें जो दिया गया है वो सभी फॉलोइंग आर मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए ये सभी जो मेजर क्राइटेरिया दिए गए हैं एज पर जोन्स क्राइटेरिया, इनमें से कौन सा एक जो है वो मेजर क्राइटेरिया में नहीं आता है, ये आपको देखना है। तो बात करें ऑप्शन ए की, इरिथमिया मार्जिनेटम। ऑप्शन बी की बात करें कार्डाइटिस। ऑप्शन सी की बात करें आर्थ्रियल्जिया। ऑप्शन डी की बात करें पॉलीआर्थराइटिस। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं, इरिथमिया मार्जिनेटम, कार्डाइटिस, आर्थ्रियल्जिया और पॉलीआर्थराइटिस। बात करें जो जोन्स क्राइटेरिया होते हैं, जोन्स क्राइटेरिया उसकी बात करते हैं। जोन्स क्राइटेरिया, तो जोन्स क्राइटेरिया होता है वो रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है, आपको ये याद होना चाहिए।
बात करें इसमें दो टाइप के सिम्टम्स पाए जाते हैं, एक तो होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर सिम्टम्स। तो बात करें मेजर और माइनर दोनों की। मेजर जो होते हैं वो 5 सिम्टम होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं 5 सिम्टम। मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आता है जॉइंट इन्फ्लामेशन, जिसे हम पॉलीआर्थराइटिस भी बोलते हैं। मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आएगा तो उसे हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस का मीन्स है जो हार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, हार्ट की लेयर में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखिए नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे इसमें। इसके अलावा इरिथीमा मार्जिनेटम देखने को मिलेगा, इरिथीमा मार्जिनेटम, और सिंडामहन कोरिया देखने को मिलेगा, सिंडामहन कोरिया। थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो आप थोड़ा समझ लें इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये 5 देखने को मिल रहा है हमें जॉइंट इन्फ्लामेशन, जिसे पेनकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, इरिथीमा मार्जिनेटम देखने को मिलेंगे और सिंडामहन कोरिया देखने को मिलेगा। तो ये हुई है हमने ये मेजर क्राइटेरिया। बात करिए माइनर क्राइटेरिया की। माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें इंक्लूड है फीवर। सबसे इम्पोर्टेंट है फीवर, आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे ही रूमेटिक फीवर नाम आता है तो आज सभी समझते हैं कि फीवर तो मेजर क्राइटेरिया में आएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो फीवर है वो मेजर क्राइटेरिया में ना आके माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूडेड होता है। तो फीवर, उसके अलावा पॉलीआर्थ्रियल्जिया, CBC, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एलिवेटेड मिलेगी, और ASLO ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो बात करें जब भी हम रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करें तो हमें कितने क्राइटेरिया मेजर चाहिए और कितने माइनर मिले तब हम समझें कि रूमेटिक फीवर है। तो रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए या तो 2 मेजर क्राइटेरिया सिम्टम हो, टू मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर प्लस 2 माइनर, या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो या फिर 1 मेजर या 2 माइनर साथ में हो, तभी हम रूमेटिक फीवर डायग्नोस कर पाएंगे या उसको हम रूमेटिक फीवर बोल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा जोन्स क्राइटेरिया के बारे में। तो जोन्स क्राइटेरिया में कौन सा मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ इरिथीमा मार्जिनेटम, कार्डाइटिस, आर्थ्रियल्जिया और पॉलीआर्थराइटिस। तो इरिथीमा मार्जिनेटम भी मेजर होता है, कार्डाइटिस भी मेजर होता है, पॉलीआर्थराइटिस भी मेजर होता है, और ऑप्शन सी आर्थ्रियल्जिया वो माइनर क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि फीवर भी, जो फीवर रूमेटिक फीवर में जो डायग्नोस किया जाता है जोन्स क्राइटेरिया में, तो फीवर भी माइनर क्राइटेरिया में ही आता है। फीवर देखिए ये ना समझे कि ये मेजर क्राइटेरिया में आएगा, आपको याद रखना है फीवर माइनर क्राइटेरिया में ही आता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्शन ऑफ अरोटा इंक्लूड। जो क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है करेक्शन ऑफ अरोटा का वो क्या है? ऑप्शन ए साइनोटिक एपिसोड, ऑप्शन बी
क्लम्प्ड फिंगर, ऑप्शन सी एब्सेंट और डिमिनिश्ड फीमोरल वेन, ऑप्शन डी है स्क्वेटिंग पोस्चर ऑफ द चाइल्ड। हमने अभी पहले देखा कोरेक्शनल आयोटा में होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये आयोटा है नॉर्मली, इसमें होता क्या है कि कुछ पार्ट चिपक जाता है, कोलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से उसके ऊपर का पार्ट डायलेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ अच्छी ब्लड सप्लाई है। नीचे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो यहाँ पुअर ब्लड सप्लाई होगी नीचे की साइड, ऊपर अच्छी ब्लड सप्लाई होगी तो जो रेडियल पल्स होगी, एपिकल पल्स होगी, ये अच्छी वो मिलेगी आपको सुनने को, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। लेकिन जो जिस भी पार्ट के नीचे आयोटा में ऑब्स्ट्रक्शन है उसके नीचे जो फीमोरल पल्स है या फिर पेडल पल्स है, जो भी पल्स है वो वीक और डिमिनिश्ड या एब्सेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पुअर ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो सबसे जो क्लासिकल कैरेक्टर देखने को मिलता है आपको कोरेक्शन ऑफ आयोटा में, तो वो देखने को मिलता है ऑप्शन सी एब्सेंट और डिमिनिश्ड फीमोरल पल्स। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कोरेक्शन ऑफ आयोटा का, क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पुअर ब्लड सप्लाई है, ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, तो पल्स वीक फील होगी या फिर थ्रेडी फील होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी अगर आपको जो भी टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।